नमस्कार, मैं कुमार श्याम। खास बातचीत में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन इस अम्बेडकर जयंती की सार्थकता इसी में है कि अम्बेडकर की राह पर चलकर जो लोग कामयाब हुए हैं उनको आपके सामने लेकर आएँ। तो इस खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2018 में आरएस में अपना नाम दाखिल किया और गांव के पहले आरएस बने। हमारे साथ हैं श्री गिरधारी लाल मंडार, जो आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और किस तरह से उन्होंने इस सफ़र को तय किया, वो तमाम चीज़ें हमारे साथ साझा करेंगे। तो स्वागत है गिरधारी जी आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपको मुझे ये मौका देने के लिए आपका मैं बेहद आभारी हूँ, और सभी जो देखने वाले हैं या देखेंगे उनको मैं अपना प्रणाम या नमन जो भी है। बाकी बहुत मतलब बढ़िया लग रहा है, और ये जो है एक बहुत ही ड्रीम जो है वो कहा जाएगा मेरा जो पूरा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर हम पहला सवाल आपसे पूछें तो आरएस बन के कैसा लग रहा है? गांव में जब आप लौट के आए, आपका जब चयन हुआ, और कैसा लगा आपको, और किस पद पर आप अब कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, ये आप बताने की कोशिश करें। जी, अगर आपका जो पोस्टिंग का मैं बताऊं तो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जो कि जुलाई 2022 तक चलेगी, और तहसीलदार का पद जो है मुझे प्राप्त हुआ है। और आरएस में जब चयन हुआ तो उसके बाद में जब गांव वाले और मेरे जो भी भाई बंधु हैं, जो भी संपर्क है, जिनको भी नहीं भी जानता, उन्होंने भी मुझे बहुत ही गर्व करने के लायक समझा, और मुझे बहुत गर्व हुआ क्योंकि जब उन्होंने बधाइयाँ दी, दूर दूर तक जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ उन्होंने भी मेरे स्टेटस लगाए, और मेरा संघर्ष जो है वो उनको लगा कि ये बंदा कर सकता है। तो एक ऐसे लगा कि एक सपन जो है वो पूरा हुआ है, और मैं इस सब से बेहद उत्साहित भी था। और गांव में मैं इस बात से खुश भी था कि मेरे आगे जो भाई बंधु हैं वो भी इससे मोटिवेट होंगे, और मेरी जैसे जो बैकग्राउंड वाले हैं तो उनको भी एक संबल मिलेगा। तो ये सोच सोच के मैं अपना जो है वो सकारात्मक इसको देखता रहा। कौन सी रैंक आई थी आपके आरएस में? मेरी ओवरऑल तो 1277 रैंक थी, लेकिन एससी कैटेगरी में मेरी 52वीं रैंक थी। जी। तो आरएस से पहले आप क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे या फिर किसी अन्य वैकेंसी में आप पदस्थापित थे? और आरएस की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? उस पूरे सफ़र को अगर आप हमारे साथ साझा करें। आरएस से पहले मैंने रेलवे में अपनी सेवाएं जो है वो 8 वर्ष तक दी हैं, और 2 नौकरियां मैंने रेलवे में की हैं। रेलवे में सर्वप्रथम की मेरी नौकरी थी वो ट्रैकमैन के पद पे थी, और 2013 में मैंने उसको ज्वाइन किया। तो उस समय मेरी सेंट्रल लेवल पे 200 कुछ रैंक आई थी और 5000 पद थे, लेकिन कुछ भी नहीं जानने के कारण मैंने एक ही सर्विस भरी, और वो ट्रैकमैन का पद मिला जो मुझे आइडिया नहीं था। तो बाद में ट्रैकमैन के रूप में मैंने जब कार्य किया तो लोग उसको आम भाषा में बारहमासिया कहते हैं, और तो एक गाली जैसा शब्द प्रतीत होता था, क्योंकि वो उसके साथ में उनका जो बोलने का लहजा था उससे ये होता था कि नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे लगा कि एक सम्मानजनक जॉब होना चाहिए। तो बाद में मैंने फिर ट्राई किया, और मैंने पॉइंट्समैन के रूप में फिर से सेलेक्ट हुआ, तो मैंने वो जॉब छोड़ करके मैंने पॉइंट्समैन ज्वाइन किया। पॉइंट्समैन के जॉब में 12 घंटे ड्यूटी होती थी, और 1 सप्ताह दिन और 1 सप्ताह नाइट में, और कई बार तो इमरजेंसी के टाइम में 24-24 घंटे भी करनी पड़ती थी। और हमारे को टाइम कम ही मिल पाता था क्योंकि गाड़ियाँ और सेंटिंग वर्क भी होता था। तो एक प्रकार से पढ़ाई के बारे में सोचने का उतना स्कोप था नहीं मेरे पास, लेकिन सौभाग्य से या ईश्वर का योग कहें कि मेरी पोस्टिंग जो है राजिया सर हुई। राजिया सर में शिवराम भाई जी जो थे वो 2016 से एसटीएम हैं, तो उनके पिताजी भी रेलवे में थे, तो मैं उनके वहाँ आता जाता था। तो उन्होंने भी मुझे कई बार किया कि आपको करना चाहिए, और लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता था। परंतु जब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ 2017 अक्टूबर 2017 को उनका फाइनल आया था रिजल्ट, तब मुझे जो है वो लगा कि मुझे भी करना चाहिए, और उस दिन से मेरे जुनून जैसा पैदा हो गया।
तो वहाँ से मुझे इसकी तैयारी करने की जो है एक प्रेरणा मिली, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने मुझे बुक्स भी ला के दी, भाटिया आश्रम में दिलवाया, दाखिला भी दिलवाया, और उन्होंने मुझे समय समय पे बताया भी कि आपको ये करना चाहिए, गाइड किया। आपने आरएएस की तैयारी कहाँ की? वो आपने जैसा कि नाम लिया भाटिया आश्रम, कहाँ है, कैसे वहाँ पर आपने पढ़ा? घर पे आपका, मैं ये आपका स्टडी रूम देख रहा हूँ, यहाँ पर दिख रही है किताबें कि आपका अध्ययन कितना व्यापक है। तो आपके अध्ययन की प्रक्रिया क्या रही और आपने कंपटीशन की ये तैयारी कैसे की? भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में है, जो कि एक बेहद ही कम, जैसे 250 रुपये प्रति माह के में टेस्ट सीरीज़ भी करवाते हैं, पढ़ाई की भी वहाँ पे है। तो एक ग्रामीण में जो फाइनेंशियल रूप से कम सक्षम है, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वो बन के आए हैं। प्लस में उनका एटीट्यूड जो है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आदमी को पॉजिटिविटी से भर देता है। तो और मैंने जब तैयारी की तो मेरे को क्या है कि जॉब भी करनी पड़ती थी साथ साथ। तो मैंने क्या है कि भाटिया आश्रम का शेड्यूल फॉलो किया। क्लासें तो मैं नहीं ले पाया उनकी, लेकिन मैंने उनका शेड्यूल फॉलो किया। जो जो वो देते थे मैं अपने आप पढ़ता था, और फिर अगर मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है तो मैं दिन में जाके टेस्ट दे के आता था और वापस नाइट ड्यूटी करता था, और ने कभी छुट्टियां भी। और इसमें मेरे जो स्टेशन मास्टर थे, जहाँ राज्य सर पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे उन्होंने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया। वजीर जी थे, तो उन्होंने भी मुझे कई बार छुट्टी दिलवा दी, और इस तरह करके। तो मैं क्योंकि ये समस्या है इसमें कि ये लंबे टाइम तक चलता है। अब 2018 का है, तो वो अभी जाके दिसंबर में ज्वाइनिंग मिली, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस समय एक पेशेंस रखना और ड्यूटी मैनेज करना, ये जो है बहुत ही दुविधापूर्ण हो जाता है। फिर भी मैंने जैसे तैसे जब भी टाइम मिला मैंने पढ़ाई की, और कई बार टाइम नहीं मिलता था, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने अगले दिन जैसे भी हो मैंने पढ़ाई से कंटिन्यूटी बनाए रखी, जो मुझे काफ़ी हेल्प किया। रेलवे में आपका सबसे पहले दाखिला हुआ, उससे पहले क्या कर रहे थे? रेलवे से पहले जो है वो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और हम 5 भाई बहन हैं, तो और ज़मीन हमारे है नहीं, तो यही बस मजदूरी का, खेती का यही विकल्प बचते हैं। और मेरी 12वीं की जो पढ़ाई थी उसके बाद में मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो 6 साल तक मेरी पढ़ाई छूटी रही। उस दरमियान मैंने कंस्ट्रक्शन में हर वो कार्य किया जिसमें से कुछ पैसे अर्जित हो सकते हैं और घर का चलाया जा सकता है। और हमारे दुर्भाग्य एक ये भी रहता है कि गांव में शादी की तरफ जल्दी ध्यान देते हैं। तो 17 के आसपास उम्र थी, तो उस समय विवाह भी हो गया, और विवाह होने के बाद में घर वाले समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई, और वो ये उम्मीद करते हैं कि अब बेटा कमाएगा। तो मैंने जैसे 12वीं की तो ये शादी हो गई, तो उसके बाद में मुझे अब घर भी चलाना था, और तो फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैंने मजदूरी वगैरह की, मैंने यहाँ तक कि मैंने कुछ महीने तो बकरियाँ भी चराई, 5-6 महीने। बाद में अब आत्मा नहीं मानती थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी कि पढ़ लिख के कहाँ, मैंने 12वीं में साइंस से किया था और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, और कहाँ अब ये बकरियाँ ये चराना, तो मुझे मेरा मन नहीं मानता था। तो बाद में मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने वो छोड़ करके, और फिर नरेगा ये योजना आ गई थी, तो उसमें मैंने मेट के रूप में भी काम किया। वहाँ पे किरण शर्मा जी हैं, हमारी भाभी जी हैं, जो उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप पढ़ना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी स्किल अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि वो उतने काम नहीं करते क्योंकि घर का भी देखना पड़ता है। पर उसी समय एक ग्राम जो जयन साहब बोलते हैं, जो चेक करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन देखी और उन्होंने मुझे ताना मारा कि अगर इतनी क्वालिफ़िकेशन आप रखते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो। तब मुझे लगा कि हाँ, ये काम इतना है नहीं, कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई में की तरफ अग्रसर हुआ, साथ में मेहनत करता रहा, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। स्कूली पढ़ाई की अगर बात करें, वो कहाँ तक आपने की और कहाँ से शुरू की? पहली से 8वीं तक की जो स्कूलिंग है मेरी गांव के विद्यालय में ही हुई। तो मैं गांव में सबसे इंटेलिजेंट था मेरी कक्षा में,
और हमारे लाइट वगैरह की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन मैं दिन दिन में भी पढ़ता था तो भी मैं काफ़ी अच्छा पढ़ लेता था, और 8वीं में मेरिट में आने वाला मैं पहला छात्र था गांव से। और उसके बाद में जो है मुझे 9वीं से 12वीं तक के लिए हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, समाज कल्याण छात्रावास लूणकरनसर में। वहाँ अगर कहें यूँ तो वहाँ से काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि एक रहने की सुविधा, खाने की सुविधा सब सरकार देती थी। लेकिन एक नकारात्मक पक्ष ये भी था कि वहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो डिसिप्लिन नहीं था। तो वहाँ अब 50-60 लड़के रहें और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं हो तो पढ़ कोई कैसे सकता है। और जब उन पे बुद्धि भी नहीं हो कि क्या करना चाहिए, अपनी अच्छे बुरे की जो समझ नहीं हो, तो मैं वहाँ पे क्या करता था, मैंने वहाँ भी पढ़ने का कैसे कैसे मैनेज किया। मैंने रात को जल्दी सो जाता था, और जब सारे सो जाते थे तो मैं उठ करके फिर 2-3 घंटे जैसे भी रात को पढ़ता और फिर वापस सो जाता। उनको लगता कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। तो यूँ करके मैंने वो मैनेज किया, और 12वीं तक की मेरी वहाँ लूणकरनसर से स्कूलिंग हुई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीकानेर ज़िले के अजुनसर के पास ये मिठड़िया गांव है, जिसमें करीब 200 से 250 घर हैं और मूलभूत सुविधाओं से कटा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़के हैं जो फ़ौज में हैं और अन्य तमाम तरह की जो पोस्ट हैं वहाँ हैं। लेकिन गांव अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा जो आपको लगे कि इतनी प्रतिभाएं पैदा कर सकता है। 8वीं तक स्कूल है, अब जाकर वो 10वीं तक हुआ है। ऐसे समय में गिरधारी लाल जी तहसीलदार बने हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो गिरधारी जी, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आपकी तरह RAS बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, और भी बहुत से पद हैं जहां वो जाना चाहते हैं। आप उनको किस तरह से पढ़ने की प्रेरणा देंगे, क्या नसीहत देंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि अपन जो है अपनी क्षमताएं जो है अपने दिमाग में ही सीमित कर लेते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। तो सबसे पहले तो उन जो क्षमताएं अपने सीमित की है उनको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं भी पहले RAS का फॉर्म फिल करने की भी मैं ये अपने आप को कैपेबल नहीं समझता था। लेकिन जब राजिया सर में मुझे ये माहौल मिला और मुझे लगा कि कोई भी कर सकता है, तो सर्वप्रथम एक तो मार्गदर्शन उनको उचित मिले, और प्लस में अगर वो धीरे धीरे इस जैसे मतलब अब छोटी जैसे 8वीं तक की है, तो 8वीं तक की पढ़ाई है तो उस समय तो इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके बाद में है तो पैरेलल रूप से कुछ ना कुछ उसके संबंधित पढ़ते रहें, वो भी अच्छे से करें। मेरा कहने का मतलब है 9वीं से 12वीं की है तो अगर वो भी उन्होंने अच्छी सी की है, क्योंकि यही तो आगे जाके इसमें सिलेबस में आता है। और एक भटकाव नहीं हो उनको, जैसे सोशल मीडिया है, अन्य जो माध्यम है, उनमें भटकाव की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और भटक भी जाते हैं, क्योंकि उस समय बुद्धि जो है वो उसमें इतनी मेच्योरिटी होती नहीं है बच्चों में। तो उन भटकावों से बचें और सही मार्गदर्शन उनको मिले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। अगर कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो अगले दिन मिल पाता है तो उसको मैनेज कर लें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो सफलता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल, मैं आपका घर भी देख रहा था और आपका परिवेश, हालांकि मैं इस गांव से राब्ता रखता हूं व्यक्तिगत रूप से, तो मुझे मालूम है कि आपका क्या संघर्ष रहा है। आपने अनेक संघर्ष किए हैं और जनमानस में प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसकी अपनी एक छवि होती है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, तमाम जो लोग हैं। अब आप तहसीलदार बनने जा रहे हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आप हर एक जनमानस के अंदर एक डर होता है तहसीलदार को लेकर, एक पद का जो भय होता है, और मुझे नहीं पता वो क्यों बन गया है, लेकिन एक है। उस जो इकोसिस्टम है उसको आप किस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे, लोगों के अंदर आप बहुत सामान्यतः उनसे कनेक्ट करेंगे, और हालांकि आप अपने आप को उसी तरह से पेश करना चाहते हैं क्योंकि आप उन संघर्षों से गुजरे हैं, तो आप किस तरह से इस पूरी जिम्मेदारी को एक सामान्य जन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे? जैसा कि आपने कहा कि एक तहसीलदार को लेकर के एक रहता है, तो ये ज़्यादातर जो ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं उनके माध्यम से रहता है, और ये सही भी है क्योंकि उनको उनसे मिलने के लिए पूछना पड़ता है, या वो डायरेक्ट मिलने की हिम्मत नहीं कर पाते या मिलने नहीं देते हैं, कुछ इश्यूज हैं। तो ये
वो ये तो तभी ख़त्म हो सकता है जब वो अवेलेबल रहें उनके लिए। और उनके जब जो वंचित व्यक्ति है, एक अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, उसकी बातें यदि तहसीलदार है या कोई भी आरएस जो अधिकारी है वो अच्छे से सुन लेता है, क्योंकि उसके पास ना तो पहुंच होती है ना उसके पास कुछ और अन्य माध्यम होते हैं कि वो अपनी बात रख सके। अगर उनकी बात अच्छे से सुन लेंगे तो एक जनमानस में ये धारणा भी बदल जाएगी कि ये तो साहब जो हैं वो सबके हैं और इनके मन में किसी के प्रति भेदभाव है नहीं। दूसरी, उनके काम जो हैं, उनके काम अगर सही हैं तो हो जाएं, और अगर कुछ उनमें त्रुटियां हैं तो उनको बता दी जाएं कि ये आपके त्रुटियां हैं और ये आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा। उनको एक अच्छे से बात भी सुन लेना तो भी वो संतुष्ट होके ही जाते हैं कि साहब ने मेरी बात अच्छे से सुन ली है। और बाकी जो कुछ भ्रांतियाँ और है कि मतलब ये मिलते नहीं हैं, तो वो ग्राम चौपाल का भी एक इनका रहता है कि महीने में इतनी ग्राम चौपाल करनी है। तो यदि वो लोगों से जुड़े रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये धारणा जो है बदल जाएगी और वो एक फ्रेंडली रूप में वो अपने आप को स्थापित कर देंगे। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल, भीमराव अम्बेडकर को लेकर आप बहुत सजग हैं, क्या प्रेरणाएं मिलती हैं आपको उनसे? मैंने बाबा साहब का कई जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, साहित्य उनके सारे तो बहुत सारे मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कि उन्होंने इतने संघर्ष देखे हैं, तो उनके संघर्ष के आगे मेरा तो कुछ है ही नहीं। और तो एक ये पॉजिटिव ये मिलता है कि अपने को करते रहना चाहिए। अपने को तो फिर भी माध्यम जो है वो मिल रहे हैं, उनको तो क्या माध्यम, उतने माध्यम नहीं थे उनके पास। और एक जो है कि इतने संघर्ष उन्होंने किए, जगह जगह पे उनका अपमान भी हुआ, तो इसको मैं भी कोई यदि इस तरह की हो सकता है प्रशासन में भी कभी कभी विभिन्न प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ेगा, तो ये भी उसमें कारगर होंगे कि हम जो हैं उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि एक सीखने को मिलता है। और उनकी जैसे जो तर्क क्षमताएँ थी, तो यदि वो तर्क क्षमताएँ अपन प्रशासन में लोगों को समझाने में, लोग अपनी बात को रखने में सही तरीके से, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, उनको अगर सही तरीके से समझा सकें तो वो भी उसमें भी कारगर रहेंगी। और जो वंचित व्यक्ति है उन्होंने सबके लिए काम किया, तो अगर वंचित व्यक्ति है उनके जीवन में अपन अगर कुछ लाभ का कुछ कर पाएँ, कुछ उनका सकारात्मक परिवर्तन उनके कर पाएँ, तो ये भी एक जीवन को सफल बनाने वाली सी बातें हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने व्यस्त अपने कार्यक्रम से हमारे लिए वक्त निकाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। तो ये थे गिरधारी लाल जी, इनके अपने अनुभव हैं, अपनी ये कहानी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन के लिए भी ये प्रेरणा बनेंगे। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।